हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर से। 4th चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और ये 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों ने 4th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया होगा और आप लोगों ने ये याद कर लिया होगा सही से। अगर सही से याद नहीं किया होगा, नहीं समझ में आया होगा, याद नहीं हो रहा है, तो मैं ट्रिक के साथ आप लोग को बताऊंगी कि कैसे ये याद हो जाता है। ठीक है, उसके लिए आप लोग कमेंट करिए, आगे बताइए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाते जाऊंगी कि आपको एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आपको याद भी हो जाएगी और ये चीज़ बेनिफिट आपको हर एक एग्ज़ाम में दिखेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में आपको दिखेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। समकालीन कांस्य युगीन व्यवस्था। ठीक है, आपने पिछले अध्याय में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। इसके पतन के बाद एक नई संस्कृति का पता चला। इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है एवं उस काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल में लोगों की जीवन शैली के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि वेद क्या है। ठीक है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये क्वेश्चन में आता है। वेदों से हमें तत्कालीन समाज एवं लोगों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में रखा गया है, ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल। इस अध्याय में ऋग्वैदिक काल में लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद क्या बताता है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ये क्वेश्चन में आता है कि सबसे पुराना वेद क्या है। ठीक है, सबसे पुराना वेद क्या है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल है। संस्कृति एवं भारोपीय भाषा। ठीक है, सांस्कृतिक भारोपीय भाषा यानी भारत एवं यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे हिंदी, गुजरात, असमिया, कश्मीरी और सिंधी, यूरोप की अनेक भाषाएं जैसे जर्मन, अंग्रेजी तथा एशियाई भाषाएं जैसे फारस आपस में कुछ कुछ समानता रखती है। इन भाषाओं के कुछ आरंभिक शब्दों में काफ़ी समानता है, अतः इन्हें एक भाषा परिवार कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ये सब भाषा ये परिवार कहलाते हैं भाषा के। संस्कृत में उदाहरण के लिए संस्कृत में देखो, मातृ पितृ, हिंदी में माँ पिता, अंग्रेजी में मदर फादर, फारसी में मादर फीदर, असमी में माँ डेंटा, उड़िया में माँ बप्पा, जर्मन में मुटर और वेटर। ठीक है, और उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के कई हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं जैसे मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है, मतलब झारखंड की मध्य की जितनी सारी भाषा है ना उसको मुंडारी, ऑस्ट्रो और एशियाटिक परिवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें विभिन्न देवताओं से संबंधित जैसे 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ अच्छी तरह से बोला गया है। यह सूक्त में कई ऋचाएं यानी मंत्र होते हैं। ऋचाएं मीन्स मंत्र होते हैं। ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई थी। आचार्यों के द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करवाया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने एवं सिखाने वाले पुरुष थे। कहीं कहीं महिलाओं के द्वारा भी सूक्तों की रचना करने का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृति है। ठीक है, ऋग्वेद की क्या भाषा है? संस्कृति है। और आप कक्षा में जो संस्कृत पढ़ते हैं वो प्राचीन संस्कृत से भिन्न है। कक्षा में जो हम लोग संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं ना, या तो वो बोला जाता है वो प्राचीन संस्कृति से बहुत अलग है। ठीक है,
झारखंड में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के बारे में पता कीजिए, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करिए। ठीक है। देखिए ये दिया है कश्मीर में मिली कश्मीर में मिली ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, जिसे भुर्ज ब्रिज की छाल पर लिखा गया था। यह पांडुलिपि पुणे के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इस पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, पांडुलिपि देखिए। ऋग्वेद में कई नदियों के नामों का जिक्र है, जिससे ऋग्वैदिक काल में मानवों के बसने के क्षेत्र का पता चलता है। इसमें सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, सरस्वती, शत्रुधि यानी सतलज, विपाशा यानी व्यास, और पुरुषनी यानी रावी, और वित्सता यानी झेलम, तथा आस्किनी यानी चिनाब प्रमुख है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख क्रमशः 1 एवं 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में उस काल के लोगों की विभिन्न जीवन शैलियों के बारे में पता चलता है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन बहुत ही सरल था। लोग गांवों में रहते थे। गांव परिवारों से बना था। परिवार में कई पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे। परिवार प्रतिसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। आज आप देखते हैं कि समाज में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं। उस काल में भी लोग को विभिन्न जातियों में रखा गया था। इसे वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन है। इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर व शूद्र को सबसे नीचे माना गया है। ठीक है, आइए, बीच में क्षत्रिय व वैश्य का स्थान है। आज यह मान्यता संस्कृत नहीं है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद के आधार पर जन्म नहीं बल्कि कर्म था। ठीक है, यदि कराने एवं शिक्षा प्रदान करने वाले को ब्राह्मण कहते थे और युद्ध में भाग लेने वाले को क्षत्रिय, तथा संपत्तियों को अर्जित एवं व्यापार करने वाले वैश्य कहलाते थे, एवं शूद्र को सेवक के रूप में समझा जाता था। कालांतर में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया, जो आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, अपने पसंद का जीवन साथी चुनने आदि का अधिकार था। वो भी मंत्रों का पाठ एवं यज्ञ करवा सकती थी। घोषा, लोपा, मुद्र आदि स्त्रियों ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। ये क्वेश्चन आता है, ये कौन सी महिलाएं थी जिसने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी? तो घोषा, लोपा, मुद्रा, ठीक है, ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी, जहां पर सामान्यतः मौखिक शिक्षा दी जाती थी। यह जो होता है एवं गेहूं लोगों का मुख्य भोजन था। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। मिठास के लिए मधु का प्रयोग होता था। कुछ लोग मांसाहारी भोजन का भी प्रयोग करते थे। केवल आजीविका। ऋग्वैदिक काल में लोगों की मुख्य आजीविका पशुपालन थी। पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। ये क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में मुख्य आजीविका क्या था? तो पशुपालन। पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। गाय को अघन्या यानी नहीं मारने योग्य कहा गया है। गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट आदि से परिचित थे। ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य, अनाज, लांगल यानी हल, बैल तथा विपंती यानी बोना शब्द मिलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि उस काल के लोग खेती भी करते थे। उस काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे, जैसे रथकार का रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर थे। कुछ लोग सोना, तांबा और कांसा से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द मिलता है। ये क्वेश्चन में आता है। पनी का शब्द कौन से
वेद में मिलता है। ऋग्वेद में पानी का शब्द मिलता है। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता है जो पशुओं की चोरी किया करते थे। ठीक है। शासन व्यवस्था। ऋग्वेदिक काल की शासन व्यवस्था कई स्तरों पर बटी थी। प्रत्येक स्तर पर एक प्रधान होता था। सबसे बड़ा स्तर कुल था, जिसका प्रधान कुलप या गृहपति होता था। कई कुल मिलकर ग्राम, ग्राम मिलकर विष और विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामणी और विष का प्रधान विषपति एवं जन का प्रधान राजन होता था। ठीक है। राजन का चुनाव समिति करती थी। जन के प्रत्येक परिवार के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। इसके अलावा सभा एवं विदत नाम की 2 अन्य संस्थाएं थी जो सैनिक एवं धार्मिक कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करती थी। सभा में जनों के प्रबुद्ध लोगों को रखा जाता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा कहा जाता था। महिलाएं सभा एवं विदत में भाग ले सकती थी। राजा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। राजा का प्रमुख काम जन को सुरक्षा प्रदान करना तथा जन की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन करना था। आज की तरह उसके पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के दौरान एक नागरिक सेना का गठन किया जाता था जिसका नेतृत्व राजन करता था। लड़ाइयाँ पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती थी। ठीक है। आइए ये भी जाने। ये ऋग्वेद में बलि का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग हुआ है। बलि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता था। प्रथम यज्ञ में आहुति के लिए तथा दूसरा लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार में दिए गए धन के रूप में। ठीक है। धार्मिक जीवन और पूजा पाठ। ऋग्वेद में अनेक देवताओं के नाम मिलते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों में प्रतीक होते थे, जिसमें वरुण, इंद्र, अग्नि, यम तथा सोम प्रमुख थे। इसमें इंद्र को सबसे प्रतापी देवता समझा जाता था। ऋग्वेद काल में लोग युद्धों में विजय, पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। जिस समय वेदों की रचना हो रही थी उस समय देश के दूसरे भागों में क्या हो रहा था, आइए इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करें। इनामी ये पहले से ही बुक में थी। क्या है? इनाम गांव समकालीन कांस्य युगीन व्यवस्था। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में है। ठीक है। यह भीमा की सहायक नदी गोड़ नदी के किनारे है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। उत्खनन के पश्चात कई ऐसी चीजें मिली है जिससे वहां के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इनाम गांव में खुदाई के क्रम में मिट्टी के कई घर मिले हैं, जिसमें से अधिकांश आयताकार एवं 1 या 2 कमरे के हैं। एक 5 कमरा वाला घर भी मिला है जिसके इर्द गिर्द अनाज के गोदाम है। ये घर संभवतः किसी कबीला के सरदार का रहा होगा जो किसानों से अनाजों को एकत्र कर उस गोदाम में रखता होगा। अधिकांश घरों में अंडाकार गड्ढे मिले हैं। इसका उपयोग संभवतः खाना बनाने के लिए होता होगा। पुरातत्वविदों को लाल रंग के कई ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर काले रंग की डिजाइन होती थी। इसके अलावा पत्थर एवं तांबे से बने औजार तथा तांबे, हाथी के दांत एवं सीप से बने गहने प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव में कई मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है
जिसमें से कुछ मूर्तियां धार्मिक महत्व की है। वहाँ पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों और चिड़ियों की हड्डियां भी पाई गई है। इनाम गांव में कई कब्र से कंकाल के साथ साथ बर्तन भी मिले हैं। इनाम गांव के लोग संभवतः खाने पीने की चीजें के साथ मृतक को दफनाते होंगे। शव का सिर उत्तर की ओर होता था। पुरातत्वविदों को एक ऐसी कब्र मिली जिसमें एक आदमी की 5 कमरों वाला मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। शव के पैर मुड़े थे। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। महापाषाण। महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। दक्कन दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत एक कश्मीर में आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके। भारत में आदिचनल्लूर यानी तमिलनाडु में है। ठीक है, आदिचनल्लूर तमिलनाडु, ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश में है। आदि महापाषाणिक पूरा स्थल है। कुछ महापाषाण यानी मेगालिथ, ठीक है, उसको मेगालिथ भी बोलते हैं, महापाषाण को मेगालिथ भी बोलते हैं, जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के अंदर होते हैं। कई कब्र से कंकाल के साथ दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, सामान को भी दफनाया जाता था। ये सामान मरे हुए व्यक्ति के समाज में उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मगिरी आंध्र प्रदेश में एक कब्र से 33 सोने के मनके एवं शंख मिले हैं तथा दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। अब आइए देखते हैं, इन दोनों कब्रों से प्राप्त सामान के आधार पर आकलन कीजिए कि मृतक की आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। ठीक है, झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रांची आदि में कई मेगालिथ मिले हैं, लेकिन खुदाई के अभाव में इन मेगालिथों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। फिर भी कहा जा सकता है कि झारखंड में महापाषाणिक संस्कृति रही होगी। देखिए, ये मेगालिथ है, ये मेगालिथ है। देखिए, पत्थर आधा नीचे गड़ा हुआ है, सब में देखिए, इस सब में गड़ा हुआ है। आजकल भी दिखती है बहुत जगह पे ऐसे ही, या फिर कोई मर जाता है उसके लिए हम लोग कुछ बनाते हैं ना, वो लोग पहले पत्थर गाड़ के रखते थे कि पता चलेगा। ठीक है, क्या है मेगालिथ के बारे में पढ़ते हैं। मेगालिथ है क्या? ये झारखंड का है। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मेगालिथ, ये झारखंड का जगह है। ठीक है, प्राचीन काल में किसी मुख्य व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था। ये मृत्यु के स्मृति चिन्ह हैं। इन पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता है। पुरातत्व की भाषा में इसे डोलमेन कहा जाता है। ये पुरातत्व अभी भी बहुत जगह देखने को मिलती है, या फिर जो कोई मर जाता है उसके लिए हम लोग याद में बनाते हैं ना बहुत कुछ, पत्थर का गाड़ के रखता है, बहुत कोई थोड़ा डिज़ाइन में सीमेंटेड से करके रख दिया जाता है। ठीक है, मेगालिथ, आई होप मेगालिथ है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये है सुभाषिस दास। ठीक है, इन्हीं ने पता किया था बहुत कुछ। ये आगे पढ़ते हैं। मेगालिथ भारत के कई हिस्से में मिले। इसमें बुर्जहोम, शिलांग, मणिपुर, नागपुर। बुर्जहोम कश्मीर में है, शिलांग मेघालय में है, मणिपुर, नागपुर, दुर्ग जो मध्य प्रदेश में आदि स्थान मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, लाओस और कोरिया आदि देशों में भी मेगालिथ मिले हैं। झारखंड के रामगढ़, लोहरदंगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, चाईबासा बड़ी संख्या में मेगालिथ मिले हैं। अकेले सिल्ली, रांची के पास चोखा हाथू में लगभग 4000 से ज़्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये मेगालिथ महापाषाण झारखंड के आदिवासियों के सांस्कृतिक, धार्मिक और पुरातात्विक अवशेष है। झारखंड के कुछ मेगालिथों के निर्माण में खगोल विज्ञान एवं गणित के प्रयोग की झलक मिलती है। ऐसे मेगालिथ पंकरी, बरवाडी, चानो, फुरका, कटिया, मुर्गे आदि स्थानों में मिले हैं। इन खास
कि इन खास किस्म के मेगालिथों का निर्माण संभवतः चांद और सूर्य के परागमन के अध्ययन करने के लिए बनाया गया होगा। पंकरी बरवाडी के मेगालिथ समूह में सूर्योदय देखने के लिए देश विदेश के लोग जुटते हैं। झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शे में शामिल करवाने का श्रेय सुभाषिस दास को जाता है, जो कि ये है। ठीक है, मेगालिथ नक्शे को शामिल करवाने का श्रेय सुभाषिस दास को जाता है। लंबे अरसे तक लोग मेगालिथ की महत्ता से अनभिज्ञ थे। करीब 2 दशक पूर्व सुभाषिस दास ने झारखंड के प्राचीन मेगालिथों की खोज कर उसे दुनिया के सामने पेश किया और सर्वप्रथम उन्होंने हजारीबाग के समीप एक प्राचीन मेगालिथ की खोज की। इसके बाद उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर अपना पूरा समय राज्य देश के मेगालिथों की खोज में लगा दिया। श्री दास के अनुसार झारखंड का विश्व में एक अनोखा स्थान है, क्योंकि यहाँ कई जनजातियों में मेगालिथ बनाने की परंपरा लगभग 3000 वर्ष से आज तक जीवित है। मुंडा, उराव और असुर जनजातियों के हर गांव में कब्रगाह है, जिसे हरगड़ी आगे पढ़ते हैं, पहले इसको देखिए। किसी मृत व्यक्ति के स्मरण, किसी उल्लेखनीय घटना की याद में और गांव की सीमा को दर्शाने के लिए मेगालिथ जनजातियां लंबे पत्थर को गाड़ते थे। उसे बिरदिरी या ब्रूदिरी कहा जाता है। पुरातत्व या मानव विज्ञान में ऐसे लंबे खड़े पत्थर को मेनहिर कहा जाता है। ठीक है, खड़े पत्थर को मेहनिर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरसली या जनगढ़ी कहा जाता है। इन कब्रगाहों में ये जनजातियां अपने मृत प्रियजनों के कब्र पर संसादिशी जैसे मेगालिथ बनाते हैं। सिंहभूम में हो जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों को अपने घर के आंगन में गाड़कर उन पर पत्थर के स्लेब रखते हैं, जैसे भी संसादिशी कहा जाता है। मृत परिजनों के याद में भी खड़े पत्थर गाड़ते हैं, जिसे अंग्रेजी में मेनिहार कहते हैं। जो पत्थर करते हैं ना, उसको अंग्रेजी में मेनिहार कहा जाता है। ठीक है, और इनकी भाषा में वे इसे बिरिदिरी या ब्रूदिरी कहते हैं। झारखंड के मेगालिथ पर अपने शोध पर सुभाषिस दास ने इन कन्वेंस्ड ऑफ द मेगालिथ सीक्रेट स्टोन्स इन इंडियन सिविलाइजेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेगालिथ्स और अननोन सिविलाइजेशन ऑफ फ्री हिस्टोरिक इंडिया नामक 3 पुस्तक लिखी है। ठीक है, देखिए इसके वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है। सुभाषिस दास जी के वेबसाइट दिया हुआ है, थोड़ा सा सही से इसमें छपा हुआ नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, तो देखिए नज़दीक से। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म होता है। और ये देखिए, रांची के सिल्ली स्थित चोखा हेतु में मिले मेगालिथ। ठीक है, देखिए रांची के सिल्ली में स्थित है चोखा हाथू। देखिए पूरी दिख रही होगी आपको, है ना। देखिए कैसे। ठीक है, चलिए ये चैप्टर तो ख़त्म होती है। यहाँ से क्वेश्चन आंसर है और फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आई होगी चैप्टर। ठीक है, उसके बाद ऋग्वैदिक काल का ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन राज व्यवस्था हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आई होप बीच में क्लास आपकी एक छोटी है, तो कोशिश करती हूँ आज ही 6 चैप्टर का आज ही मैं आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बाय बाय, बाय बाय फ्रेंड्स।